हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। हम बात कर रहे थे सेल के बारे में। काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से ही ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नया टॉपिक है, उसे स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की है सेल के बारे में। कोई अभी तक ऐसी बातें हमने नहीं की हैं जो कि हमें समझ नहीं आए। बहुत सिंपल सा है। हमने कहा है जो सेल है, कोशिकाएं हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि अगर हम संरचना के हिसाब से देखें, हम फंक्शन यानी कि कार्य के हिसाब से देखें, तो वो सेल ही है जो कि सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की। हमारा शरीर किससे मिलके बना है? हमने कहा बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। देखिए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपने क्या देखा? आपने कहा कोई भी चीज है और हम उसे छोटा करते चले जाते हैं, एट लास्ट हमारे पास एक ऐसी स्टेज आती है कि उससे छोटा आप उस चीज को नहीं कर पाते हो। जैसे कि हमने चौक का एग्जाम्पल लिया था। हमने कहा कि चौक के हम टुकड़े करते चले जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी कि अब चौक के हम पीस नहीं कर सकते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पे भी है। हमने कहा कि अगर हम ह्यूमन की बॉडी को देखें कि किस चीज से मिलकर बनी है, और सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे छोटी जो यूनिट हमारे पास आती है, वो है सेल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक संरचना हमारे पास आती है जिसे हम कोशिका या सेल कह रहे हैं, और उसी कोशिका से मिलकर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। यही अभी तक हमने बात की है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बात की है? कुछ आपको एक चार्ट दिया गया है, उसमें से आपको ये याद करना है कि कौन सी खोजें किसने, कब और किस चीज की खोज हमने की थी। ये जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेल थ्योरी की बात की है। सेल थ्योरी भी हमें वही चीज बता रही है, रिपीट वही चीजें हो रही है कि कोशिका क्या है। जैसे कि हमने कहा कि संरचना के अनुसार देखें तो कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। हम कार्य के अनुसार देखें, हमने कहा श्वसन हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है? सेलुलर लेवल पे हो रहा है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज सिर्फ हमारे लंग्स में नहीं हो रहा है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो हमारी सेल में भी हो रहा है। ठीक है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट जो लाइन हमें बता रही कि सारे जो जीव हैं, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बता रही है कि जो नई सेल जो डेवलप हो रही हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप हो रही हैं, यानी पुरानी सेल से ही नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि कैसे एक सेल से और सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने कहा वो जो सेल है, वो जो कोशिका है, कोशिका के अंदर कुछ मटेरियल होगा, कुछ चीजें होंगी। तो जब एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होगी तो उससे पहले क्या होगा? वो जो मटेरियल है वो डबल हो जाएगा। जब डबल हुआ तो दो कोशिकाएं वहां पे बनी है। इस हिसाब से क्या होता है? विभाजन चलता रहता है, डिवीजन होता रहेगा, और सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहेगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, एक चार्ट आपको बताया गया है कि कैसे अलग अलग जो स्टेप्स यहाँ पे हमने देखे। हमने कहा सेल के बाद क्या बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोशिका के बाद ऊतक बने, ऊतकों से क्या बने? अंग या ऑर्गन बने, ऑर्गन से क्या बने? अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम से हमारे बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ये चीजें आपको क्या करनी है? याद करनी है। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अब हमने कहा कोशिका की उपस्थिति के अनुसार हमने देखा कि जिसमें जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है उसे एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कह रहे हैं। जिसका शरीर बहुत सारी कोशिका से मिला है उसे बहुकोशीय या मल्टी सेलुलर हम कह रहे हैं। उसके बाद हमने कहा जो सेल्स होती हैं उनमें अलग अलग शेप होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जो कोशिका है, सारी जो कोशिकाएं हैं उनमें एक ही शेप पाया जा रहा है, एक ही आकार पाया जा रहा है। अलग अलग यहाँ पे हमने आकार देखे हैं, जैसे कि हमने ब्लड सेल्स में देखा, हमने मसल सेल्स में देखा, हमने जो नर्व सेल है उसमें देखा, हमने जो अगर प्लांट्स की बात करें हमने स्टोमेटा में गार्ड सेल को देखा, और हमने ऐसी बहुत सारी सेल्स के डायग्राम देखे। तो हमें पता चला कि जो सेल्स हैं वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग और उनके शेप के अकॉर्डिंग क्या होती हैं? अलग अलग यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो सेल्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। हमने कहा सेल्स इतनी माइन्यूट होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी छोटी चीज यहाँ पे इतने बड़े बड़े कार्य कर रही है? हमने कहा श्वसन का कार्य कर रही है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन की पैकिंग हो रही है।
ऊर्जा यहाँ पे रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसे कैसे हो रहा है? हमने कहा सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। अब वो कोशिकांग क्या करते हैं? हर एक कोशिकांग का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि एक कोशिकांग एक ऑर्गेनेली क्या कर रही होगी? यहाँ पे ऊर्जा को प्रोड्यूस कर रही होगी, ऊर्जा को जो एनर्जी है उसे स्टोर कर रही होगी। दूसरी ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। अब देखिए ये वही प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर के निर्माण और हमारे शरीर की मरम्मत के लिए है। एक ने क्या किया? प्रोटीन को प्रोड्यूस किया। एक ने क्या किया? प्रोटीन की पैकेजिंग की, क्योंकि अब प्रोटीन को बाहर भी भेजना है। हमने क्या किया है? प्रोटीन को हमें वहां पे भेजना है जहां पे प्रोटीन की जरूरत है, तो उसके लिए प्रोटीन की पैकिंग भी करनी होती है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? अलग अलग कार्य कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनेलीज, इसीलिए जो एक सेल है वो बहुत सारे यहाँ पे जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करती है। अब हमने बात की है, हम देख लेते हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसे मिलकर बना हुआ है। अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। हमने कहा है कि सेल के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। अब हम जानेंगे कि सेल के अंदर जो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं। उससे पहले हम बात करेंगे सेल किससे मिलकर बनी है। तो हमने ये बात हम कर चुके हैं कि सेल क्या है। सबसे पहले हमने कहा कि एक आउटर मोस्ट लेयर होगी, जैसे कि हमारे घर की चार दीवारी होती है, जो बाउंड्री होती है। सबसे पहले हम बाउंड्री की ही बात करते हैं। हमने कहा ये बाउंड्री है सेल की और इसे हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। अब हमने कहा कि इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ है, एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस है। ठीक है। और उस लिक्विड को हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म कह रहे हैं या कोशिका द्रव हम कह रहे हैं। ये क्या है? लिक्विड है। अब हमने कहा बीच में कुछ ऐसा इस प्रकार की छोटी सी संरचना होगी, उसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस कह रहे हैं या नाभिक कह रहे हैं। तो हमने क्या कहा? देखिए ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से ही मिलके क्या बना है? यहाँ पे कोशिका बनी हुई है। अब हम जो ऑर्गेनेलीज की बातें कर रहे थे, जो और हम कोशिका की बात कर रहे थे, वो कहाँ होगा? इसी लिक्विड में तैर रहे होंगे। तैरने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होंगे? अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम इन स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया है, न्यूक्लियस हो गया है, साइटोप्लाज्म हो गया है। हमने इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हमने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये बात हमने की है। आउटर मोस्ट कवरिंग का क्या मतलब होता है? हमारे घर की जो चार दीवारी होती है उसे हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा जो घर है उसे सपोर्ट मिले, उसे सुरक्षा मिले। ठीक है। अगर हम चार दीवारी नहीं बनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारे घर में डायरेक्ट एंटर कर सकता है, या फिर कोई भी पशु हमारे घर में एंटर कर सकता है। अगर चार दीवारी रहेंगी, हमने प्रॉपर एक गेट बनाया है, तो वहां पे क्या होगा? अब उसी की एंट्री हो पाएगी जिसकी एंट्री हम चाहते हैं। जब हम बाहर जाना चाहेंगे हम बाहर जाएंगे, जब हम अंदर आना चाहेंगे हम अंदर आ जाएंगे। सेम वैसा ही होता है सेल में भी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल का क्या है? गेट है। सेल की क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। पहली बात। फिर हमने कहा कि सेल के अंदर और बाहर कुछ चीजों की क्या होगी है? एक्सचेंज होते रहते हैं। अब यहाँ से अगर प्रोटीन बन रहा है सेल के अंदर, तो प्रोटीन बाहर भी जाएगा ये प्रोटीन। ठीक है। हमने कहा इस सेल को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? अंदर भी जाएगा। हमने कहा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट है हमारे लिए, यानी कि उत्सर्जी गैस है। इसे हमें क्या करना है? अपने शरीर से बाहर निकालना है। जब हम एक्सेल करते हैं यानी बाह्य श्वसन जब हम करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? देखिए वो हो रहा है हर एक सेल्स में। जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है वो हर एक सेल से उत्सर्जित हो रही है। जो ऑक्सीजन का जो फंक्शन है और ऑक्सीजन का जो यूज है वो कहाँ पे हो रहा है? हर एक सेल में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं सेल क्या है? हमारी फंक्शनल यूनिट है। अगर फंक्शन के बेसिस पे देखिए कहाँ फंक्शन हो रहा है? सेल में फंक्शन हो रहा है। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए किससे मिलकर बना है हमारा शरीर? कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। इसीलिए आपको ये लाइन एकदम याद होनी चाहिए कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। हमने क्या बात की? हमने कहा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज जस्ट लाइक एन एनवेलप दैट कवर्स द होल सेल, यानी कि ये एक लिफाफे की तरह है जो पूरे सेल को कवर करता है। किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा झिल्ली की बात हो रही है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, या सेल मेम्ब्रेन भी इसे कह देते हैं। ठीक है। हमने क्या बात की? हमने कहा therefore a cell gets separated from the external environment because it has a
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि इसीलिए एक कोशिका बाहरी वातावरण से अलग हो जाती है क्योंकि इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब देखिए हमने क्या कहा, हमारा घर है, हमारा घर एक प्लॉट में बना हुआ है। अब क्या हुआ, हमने वहां पे चार दीवारी जब बनाई तो हमारा जो घर है वो अब पूरा एक प्लॉट था, बहुत बड़ा खेत था या प्लॉट है जो भी है, हमने अपना घर आधे प्लॉट में बना दिया है और बाकी चारों ओर क्या है उसके प्लॉट है। अब हमने जब उसकी चार दीवारी बनाई तो जो हमारा घर है वो बाकी प्लॉट से अलग हो गया है। अगर हम चार दीवारी नहीं बनाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बाउंड्री कहाँ पर है। तो हमने क्या किया, हमारी जो चार दीवारी थी, जो बाहर की चार दीवारी थी, हमारे घर की जो बाउंड्री थी, उसने क्या किया, हमारे घर को उन प्लॉट से क्या किया, अलग कर दिया। वैसे ही यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, उस सेल को बाहरी वातावरण से अलग कर रहे हैं। जैसे कि ये सेम ऐसा भी है जैसे हम अपनी स्किन का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा हमारी ये जो स्किन है और हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसे जो बाहरी वातावरण है उसे कौन अलग कर रहा है, हमने कहा हमारी स्किन अलग कर रही है। तो यहाँ पे सेल में भी यही हो रहा है। सेल के अंदर कितनी सारी चीजें थी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी सेम एग्जांपल दिया था। मैंने कहा सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमने कहा सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोशिका द्रव कह रहे हैं, लिक्विड है ये, ठीक है। हमने कहा इसके अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और हमने कहा यहाँ पे अलग अलग क्या होंगे, कोशिकांग होंगे, या फिर यहाँ पे जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनेलीज कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये ऐसे ही तैरता रहता है इन्वायरमेंट में, हमारा जो वातावरण है उससे ये अलग नहीं होता, ये ऐसे ही तैरता रहता, इसकी कोई शेप नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आई तो एक सेल को एक शेप मिल गई है, उसे सुरक्षा मिल गई है, वो बाहरी वातावरण से अलग हो गया है, ठीक है। यही बात हमने की है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन डिसाइड विच मटेरियल शुड एंटर और लीव द सेल एंड विच शुड नॉट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली यह तय करती है कि कौन सी सामग्री कोशिका में प्रवेश करे और कौन सी बाहर जाए, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखिए हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने काफी बार यहाँ पे रिपीट कर लिया है। हमने क्या कहा, जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, जो यहाँ पे क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, अब हमने कहा हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे जो हमारा गेट है, वो हर किसी को हम अंदर तो नहीं आने देते हैं। जो हमारे नोन होंगे, जिसे हम जानते हैं, जिनसे हमें कुछ काम होगा, हम उन्हें ही अंदर आने देते हैं, अननोन को हम अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी यही करेगी, जिसका कोई कार्य होगा तो उसे ही क्या होगा, उसे ही वो एंटर करने देगी, जिसका सेल के अंदर कोई कार्य नहीं है वो सेल से उसे बाहर भेज देगी। इसीलिए कहते हैं कि जो सेल है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है कि किसे सेल के अंदर आना है और किसे सेल के बाहर जाना है। समझ रहे हैं आप लोग सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब? जीआईसी हरमानी आपको समझ आ रहा है? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में क्या समझा अभी तक आपने, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जो भी समझा है मुझे बताइए। यह एक लिफाफे की तरह होता है आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो ये बताना है कि जो मैंने आपको बताया है वो आपने कितना समझा, अपने वर्ड्स में मुझे बताइए। जीआईसी हरमानी, आप में से मुझे कौन बताएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जितना आपने समझा है आपको मुझे बताना है। हाथ खड़े कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। सौरभ। सौरभ। सौरभ मुझे बताइए आपको क्या समझ आया है अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में? ये प्लाज्मा झिल्ली मेरे को ये समझ में आया कि जैसे वो अपने पूरे उसको कवर करता है और एक कोशिका के बाहरी वातावरण को, यह कोशिका के बाहरी वातावरण को कवर करता है। अच्छा ठीक है। और एक सेल में 3 विशेषताएं होती है। अच्छा, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? प्लाज्मा झिल्ली, हाँ। नाभिका, कोशिका द्रव। वेरी गुड, बहुत अच्छे सौरभ, इसका मतलब आपने एटलीस्ट पढ़ा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है सौरभ, बहुत अच्छी बात है। जीआईसी हरमानी आपके साथ ही एक बच्चे ने ध्यान दिया है, उसे पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैठिए। जीजीआईसी पागलपुरमा, आप लोगों को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है? हाथ खड़ी कीजिए, किसे पता है? किसी को नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम पिंकी।
पिंकी, अच्छा पिंकी। तो ठीक है पिंकी, आप ये बताइए अभी तक आपने क्या समझा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो भी समझा है मुझे अपने वर्ड्स में बताइए। मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये पढ़ा है कि यह एक लिफाफे की तरह है जो पूरे सेल को कवर करता है। ठीक है, वेरी गुड। इसलिए एक कोशिका बाहरी वातावरण से अलग हो जाती है क्योंकि इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। अच्छा ठीक है। अब एक शब्द के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? मैम प्लाज्मा झिल्ली वह तय करती है कि कौन सी सामग्री कोशिका के अंदर जाए और कौन सी बाहर, इसलिए इसे चुनिंदा पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये क्या करती है, सेलेक्ट करती है। ये हर एक सामग्री यस को, हर एक मैम। मटेरियल को अंदर नहीं आने देगी और हर एक मटेरियल को बाहर नहीं जाने देगी। वो सेलेक्ट करेगी किसे अंदर आना है और किसे बाहर जाना है। ठीक है, वेरी गुड पिंकी, बैठिए। अब देखिए हमने क्या कहा, आपको ये पता है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना? तो बेसिकली ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो किसे है, हमारी सेल्स को है। ठीक है, आप ये समझिए कि ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीजन को क्या करना है, बाहर से अंदर जाना है। ये जो ऑक्सीजन है इसे बाहर से अंदर जाना है। ठीक है, हमने कहा जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो कहाँ पे उत्पन्न हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के अंदर हो रही है, जिसे सेल से बाहर जाना है। तो ये जो आवागमन हो रहा है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है चीजों का, ये किसके माध्यम से होगा, सेल मेम्ब्रेन हम जिसे कह रहे हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं। अब हमने कहा प्लाज्मा झिल्ली सेलेक्ट करेगी कि किसे बाहर जाना है किसे अंदर जाना है, इसीलिए हम उसे सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। अब आपको समझ आना चाहिए कि हम किसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ कार्य कर रही है, लेकिन कैसे जो मटेरियल, जो पदार्थ है वो अंदर और बाहर जाते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजें अंदर और बाहर जाती हैं, लेकिन कैसे जाती हैं ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो यही हम जानेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हेडिंग है वो यही है, हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी कि पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं, आपने सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो कोशिका और उसके बाहरी पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय होता है, वो कैसे होगा, गैसीय विनिमय कैसे हो रहा है, कौन कौन सी गैसों का विनिमय हो रहा है। हमने कहा ये हमारे पास सेल आ गई है, ये हमारे पास सेल आ गई है, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये कोशिका द्रव है जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। यहाँ अंदर क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और बाहर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें अंदर और बाहर जाएंगी, जिसकी आवश्यकता सेल को होगी वो अंदर जाएगा, जिसकी आवश्यकता सेल को नहीं है वो बाहर जाएगा। लेकिन हम अभी एक ही चीज को एग्जाम्पल में ले रहे हैं, अभी हम गैसेस को ही ले रहे हैं, इसी को हम गैसेस विनिमय कह रहे हैं। जो गैसीय विनिमय है, जो गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। ठीक है, चलिए तो हमें पढ़ना है इसी गैसीय विनिमय के बारे में। तो क्या हेडिंग हमारे पास आती है, आपने पढ़ा गैसेस सब्सटेंस मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम द सेल्स इज कैरिड आउट थ्रू डिफ्यूजन, यानी कि कोशिका से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचलन विसरण के माध्यम से किया जाता है। क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं कि जो गैसें अंदर और बाहर जाती हैं कोशिका के, वो किसके माध्यम से जाती हैं, विसरण के माध्यम से जाती हैं, डिफ्यूजन के माध्यम से जाती है। एक शब्द हमारे पास आया है विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। क्या बात की हमने यहाँ पे, हमने बात की है विसरण की। ये हमारे पास विसरण आ गया है और हमने बात की है डिफ्यूजन की। देखिए डिफ्यूजन का अगर सिंपल सा मतलब हम देखें, हम कहते हैं डिफ्यूजन मतलब है बहना। आप सबने अपने घर में धूप जलाया होगा या अगरबत्ती को जलाया होगा, क्या होता है, वो जो उसकी गंध है या फिर जो उसकी स्मेल है, जो अगरबत्ती या धूप से निकलने वाली जो स्मेल है, वो क्या होती है, धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, विस्तृत होती चली जाती है, बहती चली जाती है। यही होता है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया, जलाया
किसी को, मोमबत्ती को। अब उससे इसकी जो स्मेल है वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके क्या होगी, एक जगह से दूसरे स्थान में बहती चली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। कैसे होगा विसरण, हमने कहा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जा रहा है, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है। कंसंट्रेशन क्या होता है, यानी कि अगर जहाँ पे अधिक मात्रा में होगा, यहाँ पे ये क्या हमारे पास एक अगरबत्ती हमारे पास आती है। अब इस अगरबत्ती से जो एक गैस निकल रही, जो एक धुआं आपको दिखाई दे रहा है, और उस धुएं के साथ साथ उसमें क्या होती है, स्मेल भी निकलती है। तो यहाँ पे सांद्रता अधिक होगी, इसके आसपास क्या होगा, जो गैस है वो इकट्ठी अधिक हो जाएगी, यानी कि अगरबत्ती के आसपास अधिक गैस इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि उसे क्या कंटिन्यूसली गैस निकल रही है। अब यहाँ पे सांद्रता अधिक हो गई है, यानी कि गैस की जो मात्रा है वो अधिक हो गई है, जिसे हम सांद्रता कह रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो गैस का जो विसरण है, जो गैस का जो डिफ्यूजन है, ये होगा हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे इस साइड में क्या होगा, अब यहाँ पे गैस अगर रिलीज हो रही है तो यहाँ पे अधिक सांद्रता है, पर यहाँ पे कोई गैस रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ, कोई अगरबत्ती नहीं जल रही है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी, जो सांद्रता थी, वो कम थी। ठीक है, अब गैस क्या करेगी, जो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगी, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगी, विस्तृत होगी या बहेगी। साधारण भाषा में कहें तो हम कहते हैं गैस का बहना। अगर हम कहें साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें, हमने कहा गैस विस्तृत हो रही है। जीआईसी हरमानी, माइक लीजिए अपना। हेलो मैम। अपना नाम बताइए। विवेक। विवेक, जो आप खेल रहे थे विवेक, जिस गति से वो मूव कर रहा था, उस गति को क्या कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जिस गति से आप उसे ऐसे करके क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे, और वो जो उसकी गति थी, क्या कहते हैं उस गति को, आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, 8th में आपके पास चैप्टर है, क्या कहेंगे उस गति को, क्या नाम है उस मोशन का, एक समान गति। माइक को असमान गति कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगी डिफ्यूजन किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। जीआईसी हरमानी, आप में से ही मुझे बताएंगे कि किसे कहते हैं डिफ्यूजन या फिर विसरण। आपने क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया है आपने घर से उसे रिवाइज करके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।